अगर आपको अभी पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो जरा रुकिए। अब बात करते हैं कैफीन की। हाँ, वही कॉफी और चाय। टेस्ट पर दो लाइन आते ही दिमाग चलने लगता है। आप जितने चाहे सवाल जोड़ सकते हैं। यह सुना होगा कि इतने हफ्तों तक किसी को मत बताना। छोड़िए, ठीक लगे वो कीजिए। थकान और हकीकत की मार महसूस कर रहे हो, शराब छोड़ना सच में जरूरी है। भूलने के बजाय जीवित रहने के लिए अपने मुंह में छोटी छोटी चीजें डालना। सबसे पहले आपको जो पहली चीज करनी है वह है एक गहरी सांस लेना। और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हो सकता है आप पूरी जिंदगी उन दो लाइनों का इंतजार कर रही हो, लेकिन शायद यह प्रेगनेंसी अचानक या अनप्लान हो। किसी भी हाल में आपकी जिंदगी अब किसी न किसी तरह बदलने वाली है, तो इसे समझिए। 1 मिनट लें और अब लिस्ट पर चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो किसी को बताइए। आपने सुना होगा कि इतने हफ्तों तक किसी को प्रेगनेंसी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन छोड़िए, अगर आपको सही लगे तो किसी को भी बता सकते हैं। आप साथी के साथ हैं और प्रेगनेंसी प्लान की हुई है। बताने का सब्र नहीं हो रहा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। शायद आप साथी को न जानते हो या रिश्ता खराब हो। यहाँ कई चीजें संभव हैं। मैंने जल्दी बताया क्योंकि ये मेरे करीबी दोस्त थे। अगर कुछ होता तो मैं उनके साथ बात कर सकती थी, इसलिए मेरे लिए यह जरूरी था कि उन्हें पता हो। तो इसे समझकर जिसे चाहे बताइए। मैं थोड़ा रुककर गर्भपात पर बात करूंगी। यह आपकी चेतावनी है। मैं गर्भावस्था हानि पर बात कर रही हूँ। दुर्भाग्य से 4 महिलाओं में एक को गर्भपात की संभावना है। अधिकांश गर्भपात गर्भावस्था की शुरुआत में पहली त्रैमासिक यानी पहले 12 हफ्तों में होते हैं। पर कृपया याद रखें, गर्भपात अभी भी नियम का अपवाद है, नियम नहीं। बहुत से लोगों के लिए मातृत्व पितृत्व की राह में नुकसान झेल चुके होंगे, जिससे तनाव और चिंता होती है। गर्भपात के कारण कई हैं, कई अज्ञात ही। लगभग 70% क्रोमोसोमल असामान्यता से होते हैं। यदि आप गर्भपात के बारे में अधिक जानकारी चाहती हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डालूंगी। यह थोड़ा जल्दी लग सकता है, लेकिन अब आपको अपने और बच्चे की देखभाल के लिए डॉक्टर चुनना होगा। पहली अपॉइंटमेंट तय करें। आप मां बनने वाली हैं, अब थोड़ा व्यवस्थित हो। आपके रहने के स्थान के अनुसार कुछ विकल्प हैं। प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ, दाइयां और फैमिली डॉक्टर जिनके पास प्रसूति और मातृ देखभाल का अनुभव है। ये अलग होते हैं और मैंने तीनों प्रकार के डॉक्टर के साथ काम किया है। मेरा नाम टीना है। मैं पेरिनेटल प्रमाणित लेबर डिलीवरी नर्स हूँ। मैं प्रमाणित स्तनपान विशेषज्ञ भी हूँ। पहली बार यहाँ है तो आपका स्वागत है। अगर आप पहले भी आए हैं, फिर से स्वागत है। हम प्रदाताओं के फर्क और प्रसव पूर्व देखभाल में उनकी विकल्प समझेंगे। चलो पहले दाइयों पर बात करें। यदि गर्भावस्था कम जोखिम और सरल हो, तो दाई वाकई बढ़िया विकल्प है। वे असाधारण हैं क्योंकि संपूर्ण देखभाल करते हैं आपकी गर्भावस्था में। वे पूरे प्रसव में या कम से कम जब हालात में तेज हों सक्रिय रहेंगे, और प्रसवोत्तर समय में भी वे आपकी बहुत खास देखभाल करेंगे। मुझे दाइयों की यह बात पसंद है कि वे अक्सर लैक्टेशन व स्तनपान पर व्यापक शिक्षा रखती हैं, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। घर और जन्म केंद्र में प्रसव की योजना है। दाई बढ़िया विकल्प है क्योंकि अन्य प्रदाता ऐसे प्रसव नहीं करते। दाइयों को अक्सर अस्पताल अधिकार मिलते हैं, इसलिए आप दाई के साथ अस्पताल में प्रसव कर सकती हैं। आमतौर पर हस्तक्षेप कम होता है। बिना दवा प्रसव चाहने वाले कई लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ के बजाय दाई चुनना पसंद करते हैं। ध्यान दें, दाइयों को सर्जरी का अधिकार नहीं। तो यदि आपको घर या बर्थ सेंटर से अस्पताल जाना पड़े, दाई आमतौर पर देखभाल प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ को सौंपेगी। और यदि सी सेक्शन चाहिए और नहीं कर सकती, तब देखभाल उसी विशेषज्ञ को देगी। मतलब यह नहीं कि सी सेक्शन होने पर आपकी दाई साथ नहीं जा सकती। यह अस्पताल पर निर्भर है, पर कम जोखिम गर्भावस्थाओं में दाइयां बढ़िया विकल्प हैं। दूसरी ओर, अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं। स्त्री रोग डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर जिसे प्रसूति अनुभव हो, OBGYN एक विशेषज्ञ डॉक्टर है जो गर्भावस्था, प्रसव और जन्म की देखभाल में माहिर हैं। वे प्रशिक्षित सर्जन भी होते हैं। उच्च जोखिम वाली गर्भधारणाओं में विशेष रूप से सक्षम है। यदि आप अस्पताल से बाहर जन्म चाहें, जन्म केंद्र या घर पर,
तो विकल्प आपके लिए नहीं है, क्योंकि वे अस्पताल या क्लिनिक के बाहर सेवाएं नहीं देते। लेकिन यदि आपको सी सेक्शन चाहिए तो यही डॉक्टर ही चुने, क्योंकि वे कुशल, विशेष प्रशिक्षित सर्जन है। यदि आपका प्रसूति विशेषज्ञ मात्र भ्रूण विशेषज्ञ है, वे सबसे उच्च जोखिम और सबसे जटिल गर्भधारणों की देखभाल करते हैं। फैमिली डॉक्टर या जनरल डॉक्टर लगभग दोनों का मिश्रण है। वे पूरे परिवार की देखभाल करते हैं। प्रसव के बाद आप दोनों का एक ही डॉक्टर होगा। ट्विनिंग क्यूट है, हमें पसंद है। वे जन्म को प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, परिवार केंद्रित रहते हैं और आमतौर पर कम हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि सभी जीपी के पास सर्जिकल अधिकार नहीं होते, तो अगर आप जीपी के देखभाल में डिलीवरी कर रही हैं और कोई जटिल स्थिति आती है, तो वे आपका देखभाल ओबीजीवाईएन को सौंप देंगे, क्योंकि वे जटिल गर्भधारणाओं के विशेषज्ञ हैं। संभव है कि वे ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ होंगे और ओबीजीवाईएन की मदद भी करेंगे, लेकिन सर्जरी जरूरत पड़ी तो। एक और सुझाव, अपनी पहली प्रीनेटल अपॉइंटमेंट के लिए सवालों की लिस्ट बनाएं। आपने यह पहले ही कर लिया होगा, क्योंकि डॉक्टर चुनना और अपॉइंटमेंट तय करना जरूरी है ना? पर गर्भावस्था में इस प्रदाता के साथ पहली बार मरीज बनकर मेरे सवाल आपके सवालों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट पर 2 लकीरें देखते दिमाग चल रहा है। इसमें जो भी चाहे सवाल जोड़े। मैं पूछूंगी, अगर मैं पहले से व्यायाम कर रही हूँ, क्या जारी रखूं या बदलूं? और यदि नहीं, तो क्या नया व्यायाम जोड़ना सुरक्षित है? आप पूछ सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी में कौन से खाने से बचना चाहिए। आपने सुना होगा कि कुछ चीजें सुरक्षित नहीं होती। आप सारे सवाल भी पूछें। क्या मैं बाल रंगूं, टैनिंग करूं, बोटॉक्स लूं और यात्रा भी करूं? उन्हें पहले सुलझाएं, ताकि चलते हुए आप कभी उलझे नहीं। आप पूछ सकते हैं, क्या अतिरिक्त टीके लगवाने चाहिए अगर सर्दी या फ्लू हो? गर्भावस्था में कौन सी दवाएं सुरक्षित हैं? जो दवाएं मैं पहले से ले रही हूँ, क्या वे गर्भावस्था में सुरक्षित हैं या बदलनी होंगी? आप भी उनसे पूछें। आपके सी सेक्शन की दरें क्या है? एपिसियोटोमी कितनी बार करते हैं? फोर्सेप्स या वैक्यूम कितनी बार इस्तेमाल होते हैं? इन जवाबों से आपको अपनी चुनी प्रदाता पर भरोसा बढ़ सकता है या उसे बदलने पर सोचना पड़ सकता है। ये पूछने वाकई अच्छे प्रश्न हैं। आप यह भी पूछें, क्या इस गर्भावस्था में कोई कारण मुझे उच्च जोखिम बनाता है? क्या लगता है कि बाद में सी सेक्शन चाहिए? मैं कितने समय तक काम कर सकती हूँ? मेरी बड़ी सलाह, इन सवालों की चलती नोटबुक रखें। दिन भर जैसे उठें, बस उन्हें सूची में जोड़ें। यदि आप पहले कभी प्रसव पूर्व अपॉइंटमेंट पर नहीं गई हैं, तो वे कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में अपॉइंटमेंट से पहले दिमाग में जल रहे सवाल भूल सकते हैं, पर सामने सूची हो तो उन्हें झट पूछकर उसी समय प्रदाता से सभी जरूरी जवाब पा लें। इसे बेडसाइड टेबल पर रखें, क्योंकि अक्सर नींद में डूबते सोचेंगे, ये और सवाल था जो पूछना था। अब अगला काम आपकी लिस्ट में यह है कि एक वर्क प्लान बनाएं। यदि आप न चाहें, नियोक्ता को तुरंत बताना जरूरी नहीं, पर शुरुआती गर्भावस्था में छुट्टी की जरूरत पड़ सकती है। यह सुबह की उल्टी या थकान जैसी चीजों के लिए हो सकता है। आपको प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी समय निकालना पड़ सकता है, क्योंकि ये अक्सर शाम या वीकेंड में नहीं होते और इन्हें समय पर रखना जरूरी है। पॉज 0.1 मातृत्व छुट्टी और फायदे प्रांत और राज्य में अलग होते हैं। यहाँ कनाडा में हमें सरकार से 1 साल का पूर्ण वेतन मातृत्व छुट्टी मिलता है। कुछ नौकरियां भुगतान भी देती हैं, ताकि कुछ लोग पूरे साल अपनी पूरी वेतन ले सकें, लेकिन यह अलग है। भारत में मातृत्व लाभ कामकाजी को 26 हफ्ते तक सैलरी के साथ मातृत्व छुट्टी मिलती है। इसके लिए पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करना जरूरी है। यह कानून सरकारी और निजी दोनों जगह लागू होता है। कनाडा में गर्भावस्था के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है और भारत में भी नौकरी या सेवाओं में गर्भवती महिलाओं के साथ भेदभाव रोकने के लिए कानून है। मुझे लगता है इन दोनों पर पढ़ना उपयोगी है, इसलिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एक बात, यदि आप जल्दी काम पर लौटने का सोच रहे हैं, तो अभी से ही चाइल्ड केयर प्रतीक्षा सूचियों में नाम लिखवाना चाहेंगे। मुझे पता है यह जल्दी लगता है, बच्चा अभी वहीं है, पर यकीन करो कुछ सूचियां लंबी होती हैं। अब बच्चे को हानिकारक सारे पदार्थ छोड़ो। एसीओजी व सीडीसी गर्भावस्था में गांजा,
गैरकानूनी ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग से मना करते हैं। यही कारण है वे पदार्थ प्लेसेंटा से सीधे आपके बच्चे तक जा सकते हैं और यह जन्म दोष, समय से पहले जन्म या मृत जन्म का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में यह नवजात शिशु में वापसी लक्षण भी पैदा कर सकता है, जिससे बच्चे को जन्म के बाद निकासी के लक्षण होते हैं। अब जब गर्भवती है तो तंबाकू भी छोड़ने पर सोचें। धूम्रपान छोड़ने का अच्छा समय गर्भधारण से पहले है, पर हमेशा संभव नहीं। यदि आप अभी छोड़ दें या रोज सिगरेट कम करें, तो यह आपके विकसित शिशु के लिए सच में लाभकारी है, क्योंकि सिगरेट पीने पर तंबाकू में मौजूद पदार्थ प्लेसेंटा से गुजर सकते हैं और यह जन्म दोष, समय से पहले जन्म, मृत जन्म और कम वजन वाले शिशु का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा रक्त में जाती कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होती है। आप धूम्रपान नहीं करती, पास कोई सिगरेट जलाए तो उन्हें बाहर जाने को कहें। और अंत में, आपको पता था कि यह आएगा, है ना? शराब। अब जब आप गर्भवती हैं, शराब पूरी तरह छोड़ना बहुत जरूरी है। CDC और ACOG मानते हैं गर्भावस्था में शराब की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं और उसका कोई समय भी कभी सुरक्षित नहीं है। पर्याप्त डेटा नहीं कि कहें सप्ताह में 1 गिलास सुरक्षित है या तीसरी तिमाही में। इसलिए शराब से बचें, क्योंकि वह अल्कोहल प्लेसेंटा पार कर जाती है और जन्म दोष, समय पूर्व जन्म, मृत जन्म व सेक्स का जोखिम बढ़ाती है। साथ ही बौद्धिक, व्यवहारिक और शारीरिक अक्षमताओं की विविध श्रृंखला भी, जिसे फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि दुनिया के अलग देशों में गर्भावस्था में शराब के सेवन को लेकर अलग राय होती है। आप जहां रहते हैं वहां डॉक्टर से अलग जवाब मिल सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि शराब गर्भावस्था में हानि होती है और इसके जोखिम समझें। अगर गर्भावस्था में शराब पीना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अगली बार पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अब बात करते हैं कैफीन की, क्योंकि यह बहुत असर डाल सकता है। अच्छा लगा ना? आपको जानकर खुशी होगी कि नहीं? आपको अपनी पूरी कैफीन छोड़नी नहीं। आप उन स्टारबक्स दौरों पर जाना जारी रख सकती हैं, भले ही आपके अंदर एक बच्चा पल रहा हो। हालांकि अकॉक की रिपोर्ट है कि आपको अपना कैफीन सेवन प्रतिदिन लगभग 200 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए, यानी करीब 2 कप कॉफी के बराबर। पर याद रखें, यह कुल कैफीन सेवन की सीमा है। कई खाने पीने की चीजों में भी कैफीन होता है, जिन्हें आप गिनती में नहीं जोड़ते। इसलिए दिन भर अपना कुल कैफीन गिने, क्योंकि अधिक कैफीन का स्तर गर्भपात से जुड़ा पाया गया है। और अंत में, अब जब आप गर्भवती हैं, तो रोज प्रीनेटल विटामिन लेना जरूरी है। यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, पहला तिमाही सच में बहुत कठिन होती है। आपको उल्टी या पेट खराब हो सकती है, या भूख बिल्कुल न हो, और दिन भर सिर्फ जिंदा रहने के लिए थोड़ा थोड़ा खाते रहें, अच्छे से बढ़ने के लिए नहीं। तो प्रसव पूर्व विटामिन आपको कुछ आवश्यक विटामिन खनिज देगा, जो संतुलित आहार न लेने से ही कमी रह जाते हैं। और यह है कि आपके शरीर में कौन से विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ बढ़े। प्रीनेटल विटामिन इन स्तरों को पूरा करने में मदद करता है। अंत में, फोलिक एसिड बहुत जरूरी है और अधिकतर प्रीनेटल विटामिन में मिलता है। अकॉक सलाह देता है कि गर्भधारण से पहले रोज कम से कम 400 माइक्रोग्राम लें और गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों तक जारी रखें। और 0.2 फोलिक एसिड शिशु के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण, यह उन्हें न्यूरल ट्यूब दोषों से बचाता है, जैसे मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में विकार, जो गर्भावस्था के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लोग प्रसव पूर्व विटामिन के बारे में पूछते हैं कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जो बताए कि विटामिन में क्या होना चाहिए और विकल्प कौन कौन से हैं, तो इसे यही देखें। पॉज 0.1 आपका आना अच्छा लगा? पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।